हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। सो आज हम जो डिस्कस करने हैं वो टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस एंड स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर नॉर्सेट 2023। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। First, let us come to respiratory acidosis. So, what is respiratory acidosis? एसिडोसिस का मतलब है एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर एसिड का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो ज़्यादा है देन द अमाउंट ऑफ बफर बेस जो उसको अब्सॉर्ब कर सकता है या फिर नलीफाई कर सकता है। ठीक है, तो इस ऐसे कंडीशन में क्या होगा, द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ बफर बेस विल बी लोअर देन नॉर्मल। बफर बेस का कंसंट्रेशन विल बी लोअर और उसके रिलेटिव देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज का मतलब है कि वो जो पूरा फ्लूइड है वो एसिडिक हो जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये कौन से कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा? When there is a reduced rate of respiration. So it is a condition of reduced rate of respiration in the body. Thus, there is an increase in carbon dioxide and there is an increase in bicarbonate and thus an increase in hydrogen ion concentration. तो क्या हो रहा है इधर, जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन रिड्यूस होगा, राइट, तो क्या होगा, हमें पता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पे एक्सेल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर रेट ऑफ रेस्पिरेशन रिड्यूस्ड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन कम हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जमा होने लगेगा हमारी बॉडी में, देयर विल बी एन एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्यूमुलेट होगा तो फिर देयर विल बी एन इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनता है, तो फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो बाइकार्बोनेट भी ज्यादा होगा। बाइकार्बोनेट ज्यादा बनेगा मतलब फ्री हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा है। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया मतलब पीएच डिक्रीज है और जो फ्लूइड है वो एसिडिक हो जाएगा। सो इस कंडीशन को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमें किस कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा, जहां पर द पेशेंट इज हैविंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ रेस्पिरेशन व्हेन द पेशेंट इज हाइपोवेंटिलेटिंग। ये टर्म्स आपको याद रहना है। ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर इनफेक्टिव ब्रीदिंग एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो रहा है इन द बॉडी और उससे क्या होगा, बाइकार्बोनेट ज्यादा बनेगा और फिर हाइड्रोजन आयन अक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, ये किसमें देखने को मिलेगा, इफ द पेशेंट इज हैविंग एज्मा, इफ द पेशेंट इज हैविंग एम्फाइसेमा, निमोनिया और इवन ब्रेन ट्रॉमा। ब्रेन ट्रॉमा में क्यों? क्योंकि ब्रेन ट्रॉमा में देयर कुड बी अ चांस कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन का वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो फिर अगर रेस्पिरेटरी सेंटर पे ट्रॉमा है तो फिर क्या होगा, द रेस्पिरेशन विल बी डिप्रेस्ड एंड सब्सिक्वेंटली जो होगा इनफेक्टिव ब्रीदिंग एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पे। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस क्या है, इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड अ डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ बेस और फ्रॉम अ लॉस ऑफ एसिड विदाउट अ कंपेरेबल लॉस ऑफ बेस इन द बॉडी फ्लूइड। तो इधर क्या होगा, एल्कलोसिस मींस एल्कलिन सब्सटेंस ज्यादा है मतलब बेस ज्यादा है और उसका कंपेरेबल एसिड कम है। ठीक है, ये कब हो सकता है, आइदर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो गया तो फिर क्या है, एसिड कम हो जाएगा, और एल्स क्या हो रहा है, बॉडी से एसिड लॉस हो रहा है फॉर सम रीजन और उसका कंपेरेबल लॉस ऑफ बेस नहीं है, तो फिर उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, it is a situation in which rate of respiration will increase, that is carbon dioxide is exhaled quickly so the level of carbon dioxide in the body will decrease। तो इधर क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा है मीन्स पेशेंट इज हाइपर वेंटिलेटिंग। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बॉडी से बाहर जा रहा है तो फिर बॉडी के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो गया मतलब बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन कम हो गया। बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन डिक्रीज मीन्स लीडिंग टू डिक्रीज इन concentration of hydrogen ions और फिर क्या हो जाएगा, द बॉडी फ्लूइड विल बिकम एल्कलिन और पीएच इंक्रीज हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कब होगा, व्हेन द पेशेंट इज हाइपरवेंटिलेटिंग, और अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो पेशेंट वुड हैव बीन हाइपोवेंटिलेटिंग। ये बातें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस पर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द बॉडी बट इट इज नॉट ड्यू टू रेस्पिरेटरी कॉज। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो बढ़ रहा है, ज्यादा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, पर ये रेस्पिरेटरी कॉज की वजह से नहीं है। ठीक है,
द कॉजेस कुड बी अनट्रीटेड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, किडनी डिसीज, या फिर डायरिया की वजह से हो सकता है। इसका सिम्टम्स क्या रहेगा? हेडेक, पैल्पिटेशन, एब्डोमिनल पेन, मसल वीकनेस और कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कुस्मॉल रेस्पिरेशन इज अ स्पेशल ब्रीदिंग पैटर्न विच इज डीप रैपिड ब्रीदिंग होगा। डीप रैपिड ब्रीदिंग एक कंपेंसेटरी मेथड है टू टैकल मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कैसे? डीप रैपिड ब्रीदिंग से पेशेंट का बॉडी कोशिश कर रहा है द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CO2 को बाहर निकालने के लिए। CO2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा? बाइकार्बोनेट ज्यादा नहीं बनेगा, तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन भी लेस होगा। तो वो क्या कर रहा है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को रेस्पिरेटरी मेथड से कंपेंसेट कर रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। ठीक है, तो ये आपको टर्म याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, देर इज अ डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लीडिंग टू एन इंक्रीज इन पीएच इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब होता है? व्हेन देयर इज अ डिसफंक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट कैन कॉज एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ अवेलेबल बेस सॉल्यूशन इन द ब्लड और अ डिक्रीज्ड अवेलेबल एसिड्स इन द ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट हमें ये याद रखना है नॉर्मल वैल्यूज ऑफ दीज कंपोनेंट्स। पीएच नॉर्मल क्या है ब्लड का? 7.35 टू 7.45। कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल रेंज क्या है? 35 से 45 mm ऑफ Hg इन ब्लड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 80 टू 100 mm ऑफ Hg। ओके, बाइकार्बोनेट का नॉर्मल रेंज क्या रहेगा ब्लड में? 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, और ऑक्सीजन सैचुरेशन का क्या है नॉर्मल? 95 टू 100%। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल वैल्यूज है ये हमें याद रखना है और एल्स हम एबीजी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो एबीजी एनालिसिस मीन्स आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करना है। एट्रियल ब्लड गैस हम ड्रॉ करेंगे, उसका जो भी कंपोनेंट्स का वैल्यूज देखेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे कि पेशेंट कौन सा एसिडोसिस से गुजर रहा है या एल्कलोसिस है भी तो कौन सा ओरिजिन का है। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। pH is directly proportional to HCO3 and inversely proportional to PCO2। ठीक है, तो मतलब pH जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू बाइकार्बोनेट। अगर pH बढ़ रहा है तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा नॉर्मली, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है तो pH बढ़ेगा। ठीक है, और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, मतलब अगर pH बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर घटेगा। ठीक है, वाइस वर्सा। तो बाइकार्बोनेट इज रेगुलेटेड बाय किडनी, सो इट इज मेटाबॉलिक इन ऑरिजिन, और कार्बन डाइऑक्साइड इज रेगुलेटेड बाय लंग्स एंड इट इज रेस्पिरेटरी इन ऑरिजिन। तो अगर हम जब भी देखेंगे कि कोई भी प्राइमरी चेंज बाइकार्बोनेट में हो रहा है तो वो मेटाबॉलिक ऑरिजिन का होगा, और जो प्राइमरी चेंज अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में हो रहा है तो वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी ऑरिजिन का। ठीक है, सो एनीथिंग टू डू इनिशियली विद bicarbonate is metabolic and similarly anything to do initially with carbon dioxide is respiratory in origin। समझ में आ गया? अब हम आते हैं ये निमोनिक पे, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। क्यों? हमें पता है कि pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। सो अगर pH के साथ साथ बाइकार्बोनेट चेंज हो रहा है, मतलब इक्वल चेंज हो रहा है, दोनों बढ़ रहा है तो एक साथ बढ़ रहा है, घट रहा है तो एक साथ घट रहा है, तो वो हम लोग मेटाबॉलिक पकड़ लेंगे। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर इजी कंप्रीहेंशन। ठीक है, और हमें पता है pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर pH बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड घट रहा है, या फिर pH घट रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, मतलब ऑपोजिट रिलेशन हम लोग को दिखने के लिए मिल रहा है क्वेश्चन में। तो और उस सिचुएशन में तो उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ऑरिजिन का। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी अपोजिट अपोजिट रिएक्शंस हो रहा है तो फिर वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी, और अगर इक्वल डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो वो हो जाएगा मेटाबॉलिक। ठीक है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है, स्टेप्स देख लीजिए। फर्स्ट, सी द पीएच, पीएच वैल्यू देखना है। ठीक है, पीएच अगर जो नॉर्मल रेंज है 7.35 से 7.45, उससे अगर कम है तो वो एसिडोसिस हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा है तो वो एल्कलोसिस हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट स्टेप में पीएच देख के ये पता चल जाएगा कि पेशेंट को एसिडोसिस हो रहा है या एल्कलोसिस हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखेंगे और बाइकार्बोनेट का वैल्यू देखेंगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि पीएच का वैल्यू के साथ CO2 का वैल्यू मैच हो रहा है, मतलब उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। ठीक है, तो फिर वो रेस्पिरेटरी ऑरिजिन का हो गया। रोम फॉलो रोम निमोनिक। ठीक है,
और अगर हम देखते हैं कि पीएच के साथ बाइकार्बोनेट का वैल्यू मैच हो रहा है, मतलब वो इक्वली बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो हो जाएगा मेटाबॉलिक ओरिजिन का चेंज। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म पे। ठीक है, तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है? सपोज पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो क्या हो रहा है, उसको तो हाइड्रोजन आयंस ज्यादा है बॉडी में, उसको कंपनसेट करने के लिए एक सेकेंडरी मेथड आएगा, उसी को हम बोल रहे हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। तो चलो देखते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब पीएच गिर रहा है, पीएच हैज डिक्रीज्ड। ठीक है, मेटाबॉलिक इन ओरिजिन है, मतलब इसका प्राइमरी कॉज होगा बाइकार्बोनेट से। तो पीएच और बाइकार्बोनेट इक्वल में जाता है, रोम, एम ई मेटाबॉलिक एंड ई फॉर इक्वल। तो अगर पीएच गिर रहा है तो बाइकार्बोनेट गिरेगा प्राइमरीली। अब इसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटरी मेथड में कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, सिमिलरली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में देखो, एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज कर रहा है। अगर पीएच डिक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा? ओके, सो इधर एक करेक्शन किया है। देखिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मींस पीएच विल डिक्रीज। रेस्पिरेटरी है तो इसका प्राइमरी क्या होगा? ऑपोजिट होगा विद कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया। और इसका कंपेंसेटरी क्या होगा? बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा। ओके, सिमिलरली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में देखिए, एल्कलोसिस मींस पीएच इंक्रीज करेगा। ठीक है, मेटाबॉलिक इन ओरिजिन मींस इसके साथ इक्वली इंक्रीज करेगा, मतलब बाइकार्बोनेट प्राइमरीली इंक्रीज किया, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज किया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एल्कलोसिस मींस पीएच इंक्रीज कर रहा है, रेस्पिरेटरी मींस इसका ऑपोजिट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसका ऑपोजिट डिक्रीज करेगा, इसको कंपेंसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट ने कंपेंसेट करने के लिए डिक्रीज किया। ठीक है, तो ये हो गया कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपेंसेटरी मैकेनिज्म पे, कैसे पता चलेगा कि वो कॉम्पेंसेटेड है, अनकॉम्पेंसेटेड है या पार्शियली कॉम्पेंसेटेड है। ठीक है, तो अगर पीएच इज एबनॉर्मल विथ वन कंपोनेंट एबनॉर्मल, तो वो अनकॉम्पेंसेटेड हो गया। ठीक है, अगर पीएच नॉर्मल हो गया तो वो कॉम्पेंसेटेड है। अगर तीनों कंपोनेंट्स एबनॉर्मल है तो वो पार्शियली कॉम्पेंसेटेड है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। चलो, अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले आते हैं, द नर्स रिव्यूज एबीजी रिजल्ट्स ऑफ अ क्लाइंट एज फॉलोज। पीएच हो गया 7.45। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड है 30 ऑफ एच, बाइकार्बोनेट है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये कंडीशन क्या है? ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं पीएच। तो पीएच जो है वो अपर रेंज पे है, नॉर्मल रेंज है 7.35 से 7.45, तो उसका जस्ट अपर लिमिट पे है। तो हम उसको पकड़ के चल सकते हैं कि वो एल्कलोसिस हो रहा था, जस्ट वो अभी नॉर्मल रेंज पे आया। ठीक है, तो हम चल के पकड़ लेते हैं कि वो एल्कलोसिस है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड रेंज देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल क्या है? 35 to 45। इधर देखिए 30 है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन नॉर्मल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अपोजिट टू पीएच जा रहा है, पीएच बढ़ गया था एल्कलोसिस पे और कार्बन डाइऑक्साइड लेस है, तो अपोजिट है, मतलब ये रेस्पिरेटरी ऑरिजिन का हो गया एज पर रोम। ठीक है, और बाइकार्बोनेट देखिए, बाइकार्बोनेट का जो वैल्यू है वो नॉर्मल है 22 से 28 तक, तो इधर 20 है, मतलब वो डिक्रीज किया। तो ये क्या हो गया? वो प्राइमरी जो चेंज है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसको कॉम्पेंसेट किया बाइकार्बोनेट के डिक्रीज ने, और फिर हो गया वो कॉम्पेंसेट, कंपेंसेट होके वो नॉर्मल रेंज पे चला आया, पीएच फिर भी अपर लिमिट पे है, तो इसका हम बोलेंगे कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। समझ गए? क्यों? क्योंकि देखो, ये एल्कलोसिस से जस्ट रिकवर किया है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड लेस है, तो ये रेस्पिरेटरी ऑरिजिन का हो गया। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेस था तो इसने बाइकार्बोनेट से उसको कंपेंसेट करने का कोशिश किया, तो वो हो गया कंपेंसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ओके,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अ क्लाइंट विथ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू लो सक्शन इज लाइकली टू शो मैनिफेस्टेशन ऑफ विच डिसऑर्डर। ठीक है, तो एनजी ट्यूब लगा हुआ है और उससे सक्शन आ रहा है। तो हमें पता है कि गैस्ट्रिक फ्लूइड उसका सक्शन हो रहा है। गैस्ट्रिक फ्लूइड में क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड जो है बॉडी से निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, देर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ एसिड फ्रॉम द बॉडी विदाउट अ कंपेरेबल लॉस ऑफ बेस। तो फिर वो एल्कलोसिस हो जाएगा। अब ये कैसे एल्कलोसिस है, ये मेटाबॉलिक है, क्योंकि दिस इज नॉट रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम। अ क्लाइंट विद अ 3 डे हिस्ट्री ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग प्रेजेंट्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ठीक है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो आप अपना माइंड में लाके आओ कि आपका एसिड्स निकल रहा है, गैस्ट्रिक एसिड्स। ठीक है, तो वो एल्कलोसिस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। द क्लाइंट इज हाइपोवेंटिलेटिंग एंड हैज अ रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 10। ठीक है, तो उसको रेस्पिरेटरी रेट कम है। ओके, एज पर 10 ब्रीथ्स पर मिनट चल रहा है। ठीक है, द ईसीजी मॉनिटर डिस्प्लेस टैकीकार्डिया विद अ हार्ट रेट ऑफ 120 बीट्स पर मिनट। सो एबीजी इज रिव्यूड। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहेगा, वॉमिटिंग जैसे ही आपने देख लिया तो आप उसको पकड़ के चलो, उसको एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस रहेगा तो क्या है, एसिड निकल रहा है तो बाइकार्बोनेट ज्यादा रहेगा और पीएच ज्यादा होगा। तो ऐसे पेशेंट में क्या रहेगा, उसको एक सिम्टम क्या रहेगा कि उसको रेस्पिरेटरी रेट विल डिक्रीज। ठीक है, वो कोशिश करेगा उसका एज अ कंपनसेटरी मेथड ना, वो रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज करेगा ताकि वो एसिडोसिस कर सके टू टैकल दिस मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ कम होगा और पेशेंट विल सफर फ्रॉम टैकीकार्डिया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ क्लाइंट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिलेटेड टू एंजाइटी अटैक हैज रीसेंट एबीजी वैल्यूज एज पीएच है इसका 7.53। ठीक है, सो इट हैज गॉन टू अल्कलाइन रेंज। ओके, ऑक्सीजन है 72 mm ऑफ Hg, कार्बन डाइऑक्साइड है 32 mm ऑफ Hg और बाइकार्बोनेट है 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये पेशेंट क्या सफर कर रहा है, सो पीएच हम देख लेते हैं, अल्कलिन है तो ये एल्कलोसिस है इन द फर्स्ट प्लेस। अब बाइकार्बोनेट जो है वो नॉर्मल रेंज में है, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज डेफिशिएंट। ठीक है, तो पीएच जो है बढ़ गया और इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो घट गया, तो इसका अपोजिट हो रहा है आर ओ, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी ऑरिजिन का एल्कलोसिस। और पेशेंट क्या है इसमें, मे बी वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है रिलेटेड टू एंजाइटी, उसको एंजाइटी अटैक आ रहा है और वो हाइपर वेंटिलेट कर रहा है। हाइपर वेंटिलेट करने से क्या हो रहा है उसको, वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट बॉडी में कम हो रहा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारा बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज कर रहा है, एंड सो इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वो हम रिजल्ट कर रहा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइंट विद ब्रोकन रिब्स इज मोस्ट लाइकली टू बी सफरिंग फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस। तो अगर पेशेंट का ब्रोकन रिब है तो उसमें क्या होगा, ब्रोकन रिब में पेशेंट ठीक से वेंटिलेट नहीं कर पाएगा तो वो हाइपोवेंटिलेशन होगा। हाइपोवेंटिलेशन जैसे ही आएगा आप पकड़ के चलो कि वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। क्यों, क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो पा रहा बॉडी से, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होगा तो बाइकार्बोनेट बिल्डअप होगा, बाइकार्बोनेट बिल्डअप होगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बिल्डअप होगा, और उससे क्या होगा, जो स्केल है वो एसिडिक पे चला जाएगा और पीएच डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है कुछ कुछ टर्म्स और कुछ कुछ वैल्यूज, तभी हम एबीसी एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और भी ऐसे क्लासेस लेके आऊँगी। थैंक यू।